आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं बायोलॉजी क्लासेज में। अभी तक अपन ने बात की थी पाचन की, और पाचन के अंतर्गत अपन ने जो बकल कैविटी के अंतर्गत पाचन पढ़ लिया था, स्टोमच के अंदर पाचन पढ़ लिया था। अब जो अपन पाचन करेंगे वो बात करेंगे ग्रहणी में पाचन की। ग्रहणी में पाचन अर्थात इंग्लिश में बात करें डाइजेशन इन जियोडेनम। ठीक है गाइज, अब अपन ने स्टार्टिंग में बात की थी ग्रहणी की जो आकृति होती है यू आकृति की होती है या सी आकृति की होती है। लेकिन इस ग्रहणी के अंतर्गत दो प्रकार की वाहिकाएं आकर मिलती है, एक तरफ से यकृत वाहिका, एक तरफ से अग्नाशय वाहिका। ठीक है, यकृत वाहिका की बात करें तो यकृत वाहिका से जो वाहिनी आती है उसे अपन पित्त वाहिनी कहते हैं, जो ग्रहणी के अंतर आकर मिलती है। और एक तरफ से आती है अग्नाशय वाहिनी आती है, जो एक तरफ से ग्रहणी में मिलती है। और ये दोनों मिलकर ग्रहणी के अंतर्गत एक एम्पुला ऑफ वाटर का निर्माण कर लेती है, अर्थात जितनी मात्रा में पित्तरस का या अग्नाशय रस की आवश्यकता होगी ग्रहणी के अंतर्गत, उतनी ही मात्रा के अंतर रसों को ग्रहणी के अंदर भेजा जाता है। अब बात करते हैं यकृत से। यकृत की बात करें तो यकृत से पित्तरस स्रावित होता है, ठीक है, और अग्नाशय से अग्नाशयी रस स्रावित होता है। ठीक है, ये जो पित्तरस है ये एक पित्ताशय के अंतर्गत इसे संग्रहित कर लिया जाता है, जिसे इंग्लिश में गॉल ब्लैडर भी कहते हैं। ठीक है, इस पित्तरस की अगर मैं बात करूं तो इस पित्तरस का जो प्रकार होता है, जो टाइप होता है, जो मीडियम होता है, वो क्षारीय माध्यम होता है, जो यकृत के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, दूसरी मैं बात करूं कि इस पित्तरस के दो वर्णक होते हैं, एक तो होता है बिलीरुबिन होता है और एक होता है बिलीवर्डिन होता है। बिलीरुबिन की मैं बात करूं तो बिलीरुबिन पीला रंग का होता है और बिलीवर्डिन हरा रंग का होता है। और मल का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? बिलीरुबिन के कारण होता है। ठीक है, ये जो वर्णक है अपने पास में वो पीले हरा के नाम से जाने जाते हैं, और पीले हरे वर्णकों को अपन क्या कहते हैं? पित्तरस कहते हैं। ठीक है, सीधी सी बात करें, इन दोनों वर्णकों के कारण ही पित्तरस का जो रंग होता है वो हरा पीला रंग का होता है। ठीक है, जबकि बिलीरुबिन के कारण मल का जो रंग होता है वो कैसा होता है? पीला होता है। ठीक है, मैं एक चीज बात करता हूं, ये जो दोनों वर्णक है ये दोनों वर्णक क्या हो जाते हैं? मिश्रित हो जाते हैं, जिससे आगे चलकर एक और वर्णक का निर्माण होता है, उसे यूरोक्रोम कहते हैं, जिसके कारण मूत्र का रंग कैसा होता है? पीला दिखाई देता है। ठीक है, ये सीधी सी मैं बात करूं, कुछ अंश किसका होता है? बिलीरुबिन का भी होता है, या इन दोनों को अपन मिश्रित करके किसका निर्माण कर देते हैं? यूरोक्रोम का निर्माण कर देते हैं, जिससे मूत्र का रंग जो होता है वो कैसा होता है? पीला होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर सीधी सी मैं बात करूं कि पित्तरस का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, तो पित्तरस का जो निर्माण होता है मृत आरबीसी के विघटन से इसका निर्माण होता है। ठीक है, आरबीसी की अगर मैं बात करूं तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो इरिथ्रोपोइसिस के दौरान होता है, जिसे हीमोपोइसिस भी कहते हैं। ठीक है, आरबीसी के जीवन काल की मैं बात करूं तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो पूरा 120 दिन का होता है। ठीक है, और इस आरबीसी को कहाँ पर स्टोरेज किया जाता है? पीलिया के अंतर्गत स्टोरेज किया जाता है। या सीधी सी मैं बात करूं, एकमात्र जो ब्लड बैंक होता है शरीर के अंतर्गत वो कौन सा होता है? पीलिया होता है। ठीक है, इसके अलावा इन पित्त वर्णकों के अलावा दो प्रकार के लवण भी पाए जाते हैं, एक तो होता है सोडियम ग्लाइकोलेट, एक होता है सोडियम टारक्रोलेट।
ये जो दोनों लवण होते हैं वो यकृत में ही पाए जाते हैं, यकृत से ही स्रावित किए जाते हैं। इन दोनों वर्ण लवणों का कार्य अलग अलग होता है, अर्थात ये जो दोनों वर्णक है, जो दोनों लवण है, ये वसा का विखंडन करने का कार्य करते हैं। ठीक है, एक जो कार्य करते हैं ये विटामिन्स का अवशोषण करने का कार्य करते हैं। कुछ विटामिन्स का अवशोषण मुख गुहा के अंतर्गत भी हो जाता है, ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, वो नेक्स्ट टॉपिक में पचित भोजन के अवशोषण के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये पितरस होता है वो जो वसा का विखंडन करता है, तो वसा जो होती है बड़ी गोलिकाओं के रूप में आती है और उन्हें छोटी गोलिकाओं के अंतर्गत क्या कर देता है, डिवाइडेड कर देता है, या सीधी सी बात ये कहें कि ये वसा का पायसीकरण भी करता है। वसा का पायसीकरण भी करता है, जिसे इंग्लिश में बात करें तो इम्यूलिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें आगे, जो अपने पास में जो रस आता है वो अग्नाशयी रस आता है, जो एक शक्तिशाली पाचक रस होता है, जिसके कारण पाचन की क्रिया निम्न प्रकार से होती है। और ये जो पाचन की क्रिया होती है वो 6 स्टेप्स में क्लियर होती है, क्योंकि अग्नाशय रस के द्वारा अनेक प्रकार के एंजाइमों का स्राव किया जाता है, जो अलग अलग बात करते हैं। तो अग्नाशय रस जो होता है ग्रहणी की श्लेष्मा के द्वारा स्रावित हो रहा है, और ग्रहणी की श्लेष्मा से एक प्रकार का एंजाइम स्रावित होता है, उसे अपन कहते हैं एंटेरोकाइनेज एंजाइम कहते हैं। ये जो एंटेरोकाइनेज एंजाइम होता है सेम अमाशय के अंदर उपस्थित HCl एंजाइम की भांति ही HCl अम्ल की भांति ही कार्य करता है, अर्थात ये भी क्या कार्य करता है, निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय एंजाइम में बदलने का कार्य करता है। अर्थात जैसे अगर अपन बात करते हैं, फर्स्ट जो अपने पास में एंजाइम है वो होता है ट्रिप्सिनोजन। ये जो ट्रिप्सिनोजन होता है अपने पास में कौन सी अवस्था के अंदर पाया जाएगा, निष्क्रिय अवस्था के अंदर पाया जाता है, अर्थात यहाँ पर क्या करेगा, ये ग्रहणी श्लेष्मा से स्रावित कौन सा एंजाइम होगा अपने पास में, एंटेरोकाइनेज होगा। ये एंटेरोकाइनेज जो है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदल देगा। ये जो ट्रिप्सिनोजन होगी वो अपने पास में किस अवस्था के अंतर्गत आती है, सक्रिय अवस्था के अंतर्गत ट्रिप्सिन अपने पास में आ जाती है। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो सेकंड एंजाइम है अपने पास में, इसी का आता है काइमोट्रिप्सिनोजन। इस काइमोट्रिप्सिनोजन के अंतर्गत अपने पास में एंटेरोकाइनेज तो आएगा, लेकिन इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, ट्रिप्सिन जुड़ जाएगा, और ये जो ट्रिप्सिन है इसके साथ जुड़कर इसे किस में बदल देगा, काइमोट्रिप्सिन के अंतर्गत इसे चेंज कर देता है। इसे ये कीमोट्रिप्सिन भी कह सकते हैं या काइमोट्रिप्सिन भी कह सकते हैं, और ये जो अपने पास में आएगा वो कौन सी अवस्था में आएगा, सक्रिय अवस्था में आएगा। अर्थात अपन ने आमाशय के अंतर्गत प्रोटीन का पाचन किया था, प्रोटीन को डाइजेस्ट किया था, लेकिन वहाँ पर जो प्रोटीन थी वो पूर्ण रूप से अपघटित नहीं हुई थी, अर्थात पेप्सिन के द्वारा उसे क्या किया था, अपन ने पाचित किया था, लेकिन वो पूर्ण रूप से वहाँ पर पाचित नहीं होती है। अर्थात जब अपन ने प्रोटीन का पाचन किया था तो अपने पास में 3 घटक आए थे, प्रोटियोजेज प्लस पेप्टोन्स आया था, और पेप्टोन्स के अलावा कुछ अंश के अंतर्गत प्रोटीन की मात्रा भी इसके अंदर क्या गई थी, बच जाती है, क्योंकि पूर्ण रूप से उसका पाचित नहीं हुआ था। इसको ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन की सहायता से किस में चेंज कर देते हैं, पॉलीपेप्टाइड के अंतर्गत इसके चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा तीसरे की मैं बात करूं तो यहां पर जो तीसरा आता है वो अपने पास में आता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होता है वही सेम ट्रिप्सिन प्लस
काइनेज की सहायता से कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में चेंज हो जाता है। ठीक है, अर्थात मैं सीधी सी बात करूं तो ये पॉलीपेप्टाइड है, ये पॉलीपेप्टाइड है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज की सहायता से किस में चेंज हो जाते हैं, अमीनो अम्लों के अंतर्गत चेंज हो जाते हैं। अमीनो अम्लों की अगर अपन बात करते हैं तो प्रोटीन्स का जो निर्माण होता है वो किन के द्वारा होता है, अमीनो अम्ल की सहायता से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। ये जो अमीनो अम्ल होते हैं वो अपने पास में दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल और एक होते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल। अर्थात आवश्यक अमीनो अम्लों की अगर मैं बात करूं इसे एसेंशियल अमीनो अम्ल भी कहते हैं, जबकि अनावश्यक अमीनो अम्लों को नॉन एसेंशियल अमीनो अम्ल कहते हैं। आवश्यक जो अमीनो अम्ल होते हैं वो भोजन की सहायता से शरीर के अंदर ग्रहण किए जाते हैं, उन्हें अपन आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। अर्थात शरीर के अंदर जिन अमीनो अम्लों का निर्माण होता है उन्हें अपन क्या कहते हैं, अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने पास में प्रोटीन का पूर्ण पाचन हो जाता है। चौथे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर चौथा अपने पास में जो एंजाइम आता है वो एमाइलेज आता है। और एमाइलेज की अगर अपन बात करें तो एमाइलेज की बात अपन ने मुख गुहा के अंतर्गत भी की थी। मुख गुहा के अंदर जो एमाइलेज पाया जा रहा था उसे अपन क्या कह रहे थे, लारीय एमाइलेज कह रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो एमाइलेज होगा उसे अपन क्या कहेंगे, अग्नाशयी एमाइलेज कह सकते हैं। ये जो एमाइलेज होगा वो किसका पाचन करेगा, स्टार्च का करेगा। और स्टार्च का ये जो एमाइलेज है वो स्टार्च को दो भागों में तोड़ देता है, अर्थात ग्लाइकोजन प्लस माल्टोज के अंदर तोड़ देता है। जबकि अपन मुख गुहा के अंदर स्टार्च को किस में तोड़ते हैं, माल्टोज प्लस डेक्स्ट्रीन के अंतर्गत उसे क्या करते हैं, अपन चेंज करते हैं। ठीक है, एमाइलेज की बात करें तो सीधी सी काम ये क्या करेगा, स्टार्च एमाइलेज और चेंज कर देगा किसमें, ग्लाइकोजन प्लस माल्टोज। यहाँ पर भी अपने पास में स्टार्च का क्या हो जाता है, पूर्ण पाचन हो जाता है। नेक्स्ट जो अपने पास में पांचवा आता है, मोर इम्पोर्टेंट आता है, लाइपेज आता है। अर्थात ये इम्पोर्टेंट होता है। ये इसकी अगर लाइपेज की मैं बात करूँ तो लाइपेज जो होता है वो वसा को अपघटित करता है और ये वसा को अपघटित करके किस में चेंज कर देता है, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल के अंतर्गत चेंज कर देता है। या सीधी सी मैं बात करूँ कि वसा का जो निर्माण होता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलकर ही होता है। और वसा के निर्माण के अंतर्गत तीन वसीय अम्ल और एक ग्लिसरॉल का अणु भाग लेता है। और इस वसा के विखंडन के लिए अपन को जो माध्यम चाहिए होगा वो कौन सा चाहिए होगा, क्षारीय माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सीधी सी मैं बात करूं, वसा माध्यम कौन सा हो गया, क्षारीय। एंजाइम कौन सा हो गया, लाइपेज। किस में तोड़ देगा, तीन वसीय अम्ल और एक ग्लिसरॉल अणु के अंदर उसे तोड़ देता है। थर्ड जो आता है अपने, सिक्स जो आता है अपने पास में वो आता है न्यूक्लिएजेज। न्यूक्लिएजेज की बात करें तो न्यूक्लिएज जो होंगे न्यूक्लिक अम्ल को अपघटित करने का कार्य करते हैं। न्यूक्लिक अम्लों की अगर अपन बात करें तो न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो अपने पास में कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है अपने पास में डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए की बात करें तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए की अगर अपन बात करें तो राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ये क्या करेंगे, यहाँ पर अपन क्या लगा देंगे, न्यूक्लिएजेज बना देंगे और अपन जो बना देंगे वो क्या बना देंगे, न्यूक्लियोटाइड का यहाँ पर निर्माण कर देते हैं। यहाँ पर भोजन का पाचन क्या होता है, लगभग कंप्लीट हो जाता है। अर्थात 90 से 95% भोजन का पाचन यहाँ पर पूर्ण रूप से हो जाता है। कुछ मात्रा के अंतर्गत अर्थात 5% मात्रा के अंदर भोजन बचता है, जो कहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, मध्य आंत्र के अंदर कंप्लीट हो जाता है। और मध्य आंत्र जो होती है अपने पास में छोटी आंत्र का ही पार्ट होता है, जबकि ग्रहणी भी किसका पार्ट है अपने पास में, छोटी आंत का पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर जो पाचक रस मिलकर भोजन का पाचन कर रहे थे, इससे भोजन और भी अधिक क्या हो जाता है, पतला हो जाता है।
और अब जो भोजन का माध्यम होगा अर्थात जो भोजन कहलाएगा वो काइल कहलाएगा। अर्थात यहाँ तक पहुँचने में, अर्थात ग्रहणी तक पहुँचने में आमाशय का भोजन का जो पाचन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है। अर्थात मुख गुहा से जो पाचन आएगा, पाचन किया हुआ भोजन आएगा, वो बोलस कहलाता है। आमाशय से पाचित होगा जो काइम कहलाएगा, ठीक है। और ग्रहणी के द्वारा जो पाचित हो रहा है वो भोजन अपने पास में क्या कहलाएगा, काइल कहलाता है, ठीक है। अब मध्य आंत्र के पाचन की बात करें तो मध्य आंत्र के द्वारा भी एक प्रकार का रस स्रावित किया जाता है जिसे आंत्रीय रस कहते हैं। और इस आंत्रीय रस को अपन कहते हैं सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। ये जो सक्कस एंटेरिकस होता है वो पाचन की निम्न क्रिया को संपन्न करता है, अर्थात जो 5% भोजन अपने पास में बच जाता है उसे कंप्लीट करने का कार्य करता है। अर्थात सीधी सी बात करें, काइल के अंतर्गत अगर भोजन की कुछ मात्रा है जो पाचित नहीं हुआ है उसे पाचित करने का कार्य कौन करेगा, मध्य आंत्र के द्वारा करेगा। अर्थात यहाँ पर अपने पास में एक माल्टोज है, माल्टोज को अगर अपन तोड़ते हैं तो ये जो माल्टोज है माल्टेज एंजाइम की सहायता से किस में तोड़ जाएगी, ग्लूकोज के अंतर्गत डिवाइडेड हो जाएंगे। अर्थात ग्लूकोज के जो अणु होंगे वो 2 अणु रिलीज होंगे, ठीक है। अर्थात इसी प्रकार यहाँ अपन बात करते हैं सुक्रोज की। अगर बात करें तो सुक्रोज को अपन किसकी सहायता से, सुक्रेज की सहायता से, किसमें, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में चेंज कर देते हैं, ठीक है। थर्ड अगर ऐसे ही बात करें तो ये अपने पास में लैक्टोज किसकी सहायता से, लैक्टेज की सहायता से किस में चेंज कर देंगे, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर इसे डिवाइडेड कर देते हैं। और यहाँ पर अपने पास में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। और भी भोजन क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। और इस पतले भोजन का अब क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। अवशोषण जो होगा अपने पास में किसकी सहायता से होगा, क्षुद्र आंत्र की सहायता से होता है। अर्थात क्षुद्र आंत्र के अंतर्गत अपन ने बात की थी कि रसांकुर पाए जाते हैं और उन रसांकुरों के द्वारा भोजन को क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। ये बात करेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जिसमें पचित भोजन का अवशोषण